जी मैम, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, चलो ठीक है। आज की क्लास में ना हाँ। बेसिकली हमने जो पिछली क्लासेस में दो क्लासेस में पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, वो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। तो हाँ आज मैम। की क्लास बेसिकली वही है कि ब्लॉक वन में से आती है, मतलब जो आपकी बेसिकली चार बुक है। तो जो फर्स्ट बुक है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से। ठीक है। वो मैं आज जी। करवाऊंगी आपको। तो पहले वाला तो हमने डिटेल में किया ही था। आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। बस आपको ये याद जी। रखना है कि मुझे रिवीजन के अकॉर्डिंग ये वाले क्वेश्चन याद करने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ये वाले क्वेश्चन जरूरी है। इससे बाहर कुछ जी। नहीं आएगा। ठीक है। जी। हाँ, तो पिछली दो क्लासेस का रिवीजन है बेसिकली। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक हाँ है आज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा था। अब आप बताओ कि जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या होता है। मैंने जो पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग। मैम, हम्म। सस्टेनेबल मैम, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि हम्म। हमारे मतलब हमारे जो एनवायरमेंट में जो चीजें होती है, हम्म। मतलब उनको अ, सस्टेनेबल जैसे डेवलपमेंट, डरने कि की मैम। जरूरत नहीं है। हाँ, पहले तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ। ठीक है। ऐसा लगा लो गपशप कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो जो आपको समझ में आ रहा है वो बता दो। ऐसा कुछ नहीं है कि गलत बताओगे तो डांट पड़ेगी, सही बताओगे तो मतलब अवार्ड मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में से कुछ नहीं है। ठीक है। जो आपको हाँ हाँ पता है मैम। वही बता दो बस। जी मैम, मतलब हमारे मतलब एनवायरनमेंट में जो चीजें होती है जैसे कि वाटर और हम्म। ऑयल, हाँ जी। मतलब हाँ हाँ मैम, मतलब ये सब चीजों को मतलब हम अ, नहीं आ रहा है। आता है लेकिन अ, एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है ना। हाँ हाँ। हाँ, आता तो है। जब इतना बता दे कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे एनवायरनमेंट में, उनका बेसिकली जी। हमने इस तरीके से यूज करना है कि हमारी फ्यूचर जो जनरेशन होगी उनको वो सारी चीजें मिल सके। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि हमने कैसे करनी है। डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी नीड भी पूरी करे, साथ साथ फ्यूचर की जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उनको भी सारी चीजें टाइम पे मिल जाए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। जी। सूझबूझ के साथ नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करना, ये हमारी जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। तो आप एक डेफिनेशन याद कर सकते हो, ये वाली बहुत अच्छी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट that meets the present needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो मतलब इसका यही हुआ कि ऐसी डेवलपमेंट जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करे, लेकिन फ्यूचर जी। की जनरेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, उनकी भी जरूरत तो उनको टाइम पे मिल जाए। ठीक है। ये सस्टेनेबल जी। डेवलपमेंट है। तो ये डेफिनेशन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है। बुक्स ही जी सब्जेक्ट ही मैम। आपका ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन आपका जी 6 मार्क मैम। में आ सकता है। नेचर क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तीनों में से कुछ भी आएगा ना तो आपको यही आंसर लिखना है। नेचर आए, जी। फीचर आए, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक आए, जी। तीनों में जी। आंसर यही आएगा। तो इसका जी। क्या होता है कि नेचर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली होता क्या है, वो उसका नेचर होता है, वही उसका फीचर है कि उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक होती है। तीनों में सेम आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन में जी। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फर्स्ट आंसर में डेफिनेशन लिखी गई है और छोटी कर दी डेफिनेशन याद करने के लिए कि ऐसी डेवलपमेंट जी। दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। बस छुट्टी। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स आवर नीड्स एंड फ्यूचर जनरेशन नीड्स। बस छुट्टी। इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है आपको। ये हमारी और फ्यूचर जनरेशन की नीड को जो पूरा करे, ऐसी डेवलपमेंट सस्टेनेबल जी। डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है।
जी अब इसकी फीचर क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, नेचर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है कि हमने क्या करना है, मेंटेन रखना है किसको, इकोसिस्टम को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इसकी विशेषताएं क्या होती है कि हम इसके अंदर इकोसिस्टम को, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को और बायोस्फीयर की फंक्शनिंग को बेसिकली मेंटेन रखते हैं। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। अब ये डिटेल में पढ़ने वाली बात है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा तो आप भूल जाओगे, और भूल गए तो फिर एग्जाम में क्या लिख के आओगे। ये वर्ड्स तो तभी याद रहेंगे तब हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बता देती हूँ इकोसिस्टम आपका क्या होता है। इकोसिस्टम बेसिकली आपका लिविंग नेटवर्क्स ऑफ लाइफ होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपके प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, साथ ही साथ आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है। मतलब कि लिविंग थिंग्स, सारी लिविंग थिंग्स बेसिकली हमारे इकोसिस्टम के अंदर आती है। मैं लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ, मतलब कि जिनमें जान होती है, वो सारी चीज आपस जी में एक साथ कैसे रहती है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। तो लिविंग थिंग में क्या आ जाएगा, आपके प्लांट्स आ जाएगा, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट जी आ जाएगा, एनवायरनमेंट बेसिकली वनस्पति, ठीक है। एनिमल्स आ गए, हम खुद भी आ गए, जितने भी जीव जंतु होते हैं ना वो सारे बेसिकली आपके इकोसिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा जी मैम बेसिकली, मेंटेनिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेन करना इसके अंदर आता है, और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को मेंटेन करना इसके अंदर आता है। इकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, जो इकोसिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जी बायोस्फीयर की फंक्शनिंग को भी इसके अंदर मेंटेन किया जाता है। बायोस्फीयर क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोस्फीयर के अंदर जी बेसिकली हमारा क्या आता है, वो सारा सरफेस एरिया या वो एटमॉस्फेयर अर्थ का जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो सारा एरिया जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वो बायोस्फीयर होता है। हम घर के अंदर रहते हैं, ये हमारा बायोस्फीयर है। हमारे आसपास का एरिया सारा बायोस्फीयर में आता है, ठीक है। बायोस्फीयर में आपकी तीनों लेयर आ जाती है, एटमॉस्फेयर भी, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जी क्या होता है, पानी वाला एरिया, लिथोस्फीयर जितनी भी चट्टाने होती हैं वो सारा, एटमॉस्फेयर जहाँ पे बादल पानी सब कुछ होता है, वनस्पति होती है। तो तीनों एरिया को हम मतलब कि इंक्लूड कर ले, कॉन्क्लूड कर ले तो बायोस्फीयर बनता है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा इकोसिस्टम रहता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो हमारा बायोस्फीयर होता है। तो बायोस्फीयर को मेंटेन करना और इकोसिस्टम को मेंटेन करना हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है किसके अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। अब क्लियर है, ठीक है। हाँ मैम नेक्स्ट इसके अंदर आता है एक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे इसमें नेचर में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, जी नेचर का, नेचर कैरेक्टरिस्टिक या फीचर का, कि सस्टेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय एंश्योरिंग द सर्वाइवल and promoting the conservation in their natural habitat of all species of flora and fauna, ठीक है। सस्टेन करके रखना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, सेकंड नेचर है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वो पढ़ लेते हैं। कि सस्टेन तो तभी करेंगे तब हमें पता होगा कि है होती क्या है। तो बायोलॉजिकल जी डाइवर्सिटी is the variety and variability of life on earth। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है बेसिकली, कि जितने भी प्रकार के हमारे जीव जंतु रहते हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे जीव जंतु रहते हैं उनको बचा के रखना। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि सफेद चीता सिर्फ इतने ही रह गए हैं, व्हाइट टाइगर सिर्फ इतने ही रह गए हैं हमारे इंडिया में, तो उसको हमने बचा के जी रखना है। बहुत सारी फिश होती है जो इतनी ही रह गई है हमारे इंडिया में, उसको बचा के रखना है। बहुत सारी क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल है, बत्तख होती है, जैसे कि एक पिंक बत्तख देखी जाती थी पहले, तो उसकी प्रजाति खत्म होती नजर आ रही है, एक या दो ही बची है हमारे इंडिया में। तो बेसिकली ऐसे स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज की जो वैरायटी होती है ना वो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं उसको। बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या आता है बेसिकली, कि वेरिएशन ऑफ द स्पेसीज, आप बोल सकते हो वेरिएशन ऑफ द स्पेसीज, कि जितने भी प्रकार के हमारे जीव जंतु होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो सारे मिलके बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ स्पेसीज, जी तो हमने किसको सस्टेन करके रखना है, किसको बचाना है बेसिकली, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को।
जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार की, जितने भी प्रकार की फ्लोरा एंड फना जी है, मतलब वनस्पति है हमारी, फ्लोरा एंड फना हम वनस्पति को बोलते हैं, जितने भी जी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं उनको फ्लोरा एंड फना, ठीक है। जी तो जितने भी प्रकार की जीव जंतु और वनस्पति है उसको बचा के रखना, बेसिकली सस्टेन करके रखना। ऐसा नहीं है कि वो लुप्त हो जाए, आने वाली पीढ़ियों को देखने को ही ना मिले। जी जैसे मैं एग्जांपल दूं, डायनासोर आपको आज के टाइम में देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, है ना, नहीं मिलते, जी क्योंकि उनको सस्टेन नहीं करके रखा गया, वो लुप्त हो गए हैं, उनको ढूंढना भी चाहे तो नहीं मिल सकते। तो हमें क्या करना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सस्टेन करके रखना है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम सस्टेनेबल यील्ड इन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। तो इसके अंदर बेसिकली क्या आता है कि ऑब्जर्व करना, बेसिकली कि जितना भी काम है बिना एक्सप्लॉइटेशन की हो रहा है या नहीं हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या था, जी विदाउट एक्सप्लॉइटेशन, विदाउट वेस्टेज हमने कोई काम करना है। तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा है चीजों का, ये इंश्योर करना कि सारी चीजें अप टू द मार्क चल रही हैं, एफिशिएंट तरीके से चल रही हैं, या फिर उसका वेस्टेज हो रहा है। जैसे पानी खुला छोड़ा हुआ है किसी ने, पानी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। पेड़ बहुत ज्यादा काट दिए गए हैं, लगाए कुछ भी नहीं गए, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो हमने ये इंश्योर करना है, ये मान के चलना है कि हमने क्या करना है, एक्सप्लॉइटेशन बचाना है इन सब चीजों का, जितने भी हमारे जी नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा इसके जी अंदर आता है प्रिवेंटिंग और अबेटिंग सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और हार्म। प्रिवेंट करना है या अबेट करना है, अबेटिंग का मतलब क्या है, बचाना है इन चीजों से, किस चीज से, पॉल्यूशन से और नुकसान से, जी ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट को जितना भी पॉल्यूशन घेरे हुए है और जितना भी नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को पहुंच रहा है, उसको हमने रोकना है, बचाना है अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है। ये हमारा सस्टेनेबल जी डेवलपमेंट का नेक्स्ट उद्देश्य है, या फिर आप बोलो नेचर है, फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट आता है एस्टैब्लिश एडिक्वेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड। ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं, ऐसे स्टैंडर्ड मतलब कि क्या कहते हैं, स्थापित करने हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब कि ऐसी पॉलिसीज बनाना बेसिकली जो कि हमारी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ऐसी नहीं जो कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। जैसे कि हम पॉलिसीज कैसी बना सकते हैं कि यहाँ पे एक फैक्ट्री लगेगी, ये हमने पॉलिसी बना दी, तो वहां के क्या होंगे, पेड़ कट हो जाएंगे। तो हमने ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी है, हमने कैसी पॉलिसी बनानी है कि यहाँ पे फैक्ट्री अगर कोई लगाना चाहता है वो लगा सकता है, लेकिन उसको उसके बदले में जितने पेड़ कटेंगे उसके 3 गुना पेड़ वहां पे लगाने पड़ेंगे। तो हमने अपने एनवायरनमेंट को बचा लिया, ठीक है। तो ऐसे स्टैंडर्ड जी स्थापित करने, ऐसी पॉलिसीज बनानी जो हमारे एनवायरनमेंट को बचा सके। सिक्स पॉइंट आता है अंडरटेकिंग और रिक्वायरिंग prior assessment to ensure that major law policies project and technology contribute to sustainable development। अब सिक्स्थ हमारा उद्देश्य या नेचर या फीचर और कैरेक्टरिस्टिक जो आती है वो आती है कि हमने ऐसे लॉज बनाने, नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, प्रोजेक्ट लाने हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी लानी है जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करे, ठीक है। ऐसी ना हो जो उसको जी नुकसान पहुंचाए। पहले वाले में फिफ्थ पॉइंट में था सिर्फ स्टैंडर्ड थे, ठीक है, सिर्फ पॉलिसीज थी, यहाँ पे नियम, कानून, प्रोजेक्ट्स भी आ गए, टेक्नोलॉजी भी आ जी गई जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करे। नेक्स्ट हमारा है सेवंथ पॉइंट मेकिंग ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक विदाउट डिले इन ऑल केसेस ऑफ हार्मफुल और पोटेंशियली हार्मफुल, नीचे का थोड़ा सा कटा हुआ है, हार्मफुल थिंग्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, सेवंथ जी पॉइंट के अंदर आता है कि जितने भी ऐसे केसेस आते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, हमने उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाए। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, चंदन की लकड़ी काट लेते हैं, वो पुष्पा देखी होगी जी आपने, आई थी मूवी, चंदन की लकड़ियों का उसमें जी बिजनेस चलता था। तो उसमें क्या हो रहा था, बेसिकली जी एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रहा था, चंदन की लकड़ी काटी जा रही थी। अब ऐसी कोई भी जी चीज हो रही है उसको हमने रोकना है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें वो एनवायरनमेंट को जी नुकसान पहुंचा रही है उसके पे जल्द से जल्द हमने विदाउट डिले किए, विदाउट लेट किए, हमने उस पर कार्रवाई करनी है, ठीक है।
तो ये बेसिकली नेचर हो जी सकता है, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आंसर आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाए नेचर पूछा जाए, चाहे फीचर पूछा जाए, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए, ठीक है, तीनों में एक ही चीज लिखोगे आप। क्लियर जी है? जी यस। नेक्स्ट आपका आता है स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्कोप क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? स्कोप हम किस चीज का बोलते हैं? जैसे आप बोलते हो कि मैम मैं एमए इन साइकोलॉजी कर लूं आगे जाके, इसका स्कोप क्या है, आगे चल के मुझे इसमें क्या बेनिफिट होंगे, है ना? स्कोप तो वही होता जी है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, इसका स्कोप क्या है, आगे जाके मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो स्कोप बेसिकली क्या होता है? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्कोप की अगर हम बात करें तो स्कोप क्या है इसका, कि इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली हम अलग अलग एरिया से डील कर सकते हैं। जैसे सोशल वाला एरिया है, सोशल डायमेंशन में हम डील कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी किस किस चीज में डील करता है, उसका स्कोप कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो फैला हुआ है? सोशल डायमेंशन में, इकोनॉमिक डायमेंशन में और एनवायरमेंटल डायमेंशन में। ठीक है, सोशल डायमेंशन में बेसिकली आपका क्या आ जाता है कि हम ये मान के चलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने से क्या होगा कि हमारी सोसाइटी को हेल्प होगी। सोशल डायमेंशन मतलब सोसाइटी। अब सोसाइटी को कैसे हेल्प हो सकती है, उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है कि उनको स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और जीरो हंगर वाली पॉलिसीज बनाई जाए उनके लिए, कि कोई भी बच्चा भूखा ना जी सोए, कोई भी फैमिली भूखी ना सोए, उनकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है, उनकी बेसिकली वेलबींग, जी ग्रोथ अच्छी हो आगे चल के, और उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए या मतलब कि जो क्या कहते हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, कि लड़कियां कम हो रही हैं और लड़के ज्यादा हो रहे हैं, उसके लिए हम बेसिकली पॉलिसीज बनाए। ये सारा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सोशल डायमेंशन है, ठीक है। कि सोशल डायमेंशन में जी कैसे हेल्प हो रहा है, तो स्कोप क्या है सोशल डायमेंशन में, तो ये स्कोप है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि वहां पे हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि हर एक बच्चा हेल्थी हो, हर एक फैमिली हेल्थी हो, कोई बच्चा भूखा ना सोए, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, जेंडर इक्वालिटी, मेल और फीमेल्स बराबर हो, दैट इज जेंडर इक्वालिटी, दोनों को बराबर का दर्जा मिले। अब इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या स्कोप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? इकोनॉमिक डायमेंशन में ये स्कोप है कि हमने ये एंश्योर करना है बेसिकली कि कोई भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे ना रहे, ठीक है, नो पॉवर्टी, जी और सब ग्रो करे मतलब पैसा कमाए, कोई भी भूखा जी ना सोए। भूखे वाला तो सोशल में आ गया, इकोनॉमी में क्या आएगा, पैसे से रिलेटेड। पैसे से रिलेटेड मतलब कोई भी परिवार पॉवर्टी लाइन के नीचे ना हो, गरीबी रेखा के नीचे ना हो, ठीक है। हमने ये इंश्योर करना है कि उनकी ग्रोथ हो और उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, बेरोजगार ना रहे, उनको रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको नौकरियां मिले। ये हमने इंश्योर करना है, ये हमारे इकोनॉमिक डायमेंशन का स्कोप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्कोप बताओ, तो आप तीनों में बताओगे, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि जी सोशल डायमेंशन बताओ सिर्फ, कि स्कोप ऑफ सोशल डायमेंशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इन दी हेड ऑफ सस्टेनेबल डायमेंशन, तो आप सिर्फ सोशल का बताओगे, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट का नहीं बताओगे। अगर आपको कुछ नहीं बोलोगे तो आप तीनों का बताओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जी एनवायरमेंटल आता है। एनवायरमेंट का हम पहले भी बहुत ज्यादा जिक्र कर चुके हैं। एनवायरमेंट में प्रोटेक्शन या स्कोप क्या हो सकता है सस्टेनेबल डायमेंशन का, बेसिकली अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना, ठीक है, वाटर को जी क्लीन जी रखना, उपयोग के जी लायक रखना, सैनिटेशन मतलब साफ सुथरा रखना, जितनी भी हमारी नदियां जी हैं वो गंदी होती जा रही है, उसको हमने साफ सुथरा रखना है, ठीक है। एनर्जी जी बचानी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। साथ के साथ हमने क्या करना है, जितनी भी इंडस्ट्री की वजह से जितनी भी धूल उड़ रही है या पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उसको बचाना है। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस जी हैं जो हमारी ओजोन लेयर में छेद कर रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसको बचाना जी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारा स्कोप हमारा आता है जी एनवायरमेंटल डायमेंशन में, मतलब एनवायरमेंट का, ठीक है, हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट। इकोनॉमी पैसे से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, जी सोशल मतलब सोसाइटी,
ठीक है, जितने भी हमारे बच्चों की एजुकेशन, फैमिली की हेल्थ, पॉपुलेशन, वो सारी उसमें आ जाती है, एजुकेशन उसमें आ जाती है, एनवायरनमेंट मतलब पानी, बिजली, ठीक है, हवा, पॉल्यूशन, उन सब से बचाना, और ओजोन लेयर को जी बचाना, वो सारे उसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब जी एसडीजी मैं आपको बाद में बताऊंगी। एसडीजी बेसिकली हमारा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल थे वो 17 गोल थे जो गवर्नमेंट ने बनाई थी पॉलिसी। ठीक है, उनको पढ़ना, वो जी फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी वो। ठीक है, उससे पहले हम पहले ये कर लेते हैं। जी मैम नेक्स्ट आपका जी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य क्या है आपका, गोल क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हो जी सकते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का कम से कम उनको रिलीज होने से रोकें, कम से कम रिलीज हो ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि हमारी ग्लोबल वार्मिंग कम हो और एयर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, कम से कम हमने जी ग्रीन हाउस गैसेस का यूज करना है ताकि हमारे ग्लोबल वार्मिंग से हम बचे रहें और एयर पॉल्यूशन कम हो। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला लक्ष्य है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या जी होता है, एम्फेसाइज ऑन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस सच एज बिल्डिंग ग्रीन आर्किटेक्चर। हमने ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ऐसी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो कि इको फ्रेंडली हो। जैसे इको फ्रेंडली गणेशा हम बनाने लगे हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से, पीओपी से जो गणेशा बनता था वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी नदियों को नुकसान पहुंचाता था। ठीक है, साथ ही साथ जी हम बिल्डिंग्स जी पे ग्रीनरी, ग्रीन घास लगाने लगे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, जी क्योंकि वो भी इको फ्रेंडली होती है। या फिर चूने पत्थर की जगह हम मिट्टी की ईंटें बनाना स्टार्ट हो गए हैं, मिट्टी के घर जी बनते हैं आजकल। ठीक है, पहले क्या होता था, जी पत्थरों के बनते थे, नुकसान पहुंचाते थे, उसमें सीमेंट लगती थी, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है सीमेंट। अब हम क्या करते हैं, जी बेसिकली मिट्टी लगाते हैं सीमेंट की जगह पे। मतलब फिर से हम उस पुराने वाले दौर में चले गए जब हम मिट्टी यूज किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, जी focus on and implementing project using renewable energy sources like the sun, wind, water, etc. अब थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें किस चीज पे फोकस करना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सन है, हमें पता है कि ऐसी एनर्जी जो कि कभी खत्म नहीं होती, वो रिन्यूएबल होती है। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होती, हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हमने जोर डालना है, फोकस करना है जो कि रिन्यू हो सकते हैं, मतलब कभी ना खत्म होने वाले प्रोजेक्ट है। जैसे कि सन की एनर्जी, हमें पता है कि यार सनलाइट आएगी ही आएगी, कोई हमारे सन को तबाह नहीं कर सकता। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जी जहाँ पे सन ना दिखे हमें, जिसके बाद ऐसा कोई दिन नहीं होगा। मतलब हो सकता है बीच में सर्दी आ जाए, बादल आ जाए, थोड़ी देर के लिए छुप जाए, 1 2 3 दिन के लिए छुप जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट चला जाएगा। हमें पता है कि सन कभी खत्म नहीं हो सकता, वो हमें धूप जी देगा ही देगा। तो सनलाइट पे हमने फोकस करना है कि सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। उस पे हमने ऐसे प्रोजेक्ट पे फोकस करना है जो कि सन से रिलेटेड हो। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जी ऐसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, ऐसे सोर्स आ जाते हैं जो कभी नहीं खत्म होते। सन है तो सन से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, विंड है हवा हमेशा रहेगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, वाटर है हमेशा रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा, वो 70% वाटर है हमारा। एक मिनट, 98% वाटर है जो पीने लायक नहीं है, 2% सिर्फ पीने लायक है। तो उस 98% का हम यूज कर सकते हैं, उससे हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट पे हमें जी फोकस करना है जो कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, जो कि कभी ना खत्म होने वाले हैं। देन हमारा लास्ट, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है हमने किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, वनस्पति को, ऑयल को। ठीक है, जी या प्लास्टिक से हमने उसको जी हार्म नहीं करना है, प्लास्टिक की बोतल वगैरह यूज करके, ग्लास कांच वगैरह, मतलब कि जो चीज बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो खाद नहीं बनाती, ऐसी चीजें कम से कम यूज करनी है। और क्या करना है हमने, जी बेसिकली ऑर्गेनिज्म को बचाना है। जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सारी चीजें हम नदी में फेंक देंगे तो क्या होगा, बेसिकली नुकसान पहुंचेगा हमारी नदी को। ठीक है, नदी को नुकसान पहुंचने का मतलब है कि जी हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, वहां पे रहने वाली मछलियां हैं, जीव जंतु है जो पानी के अंदर रहते हैं, वो भी मर जाएंगे। तो हमने उसको बचाना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व जी करके। जी नेक्स्ट जी आपका आता है प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत बोलते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसे कौन से सिद्धांत जी बनाए गए हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? तो फर्स्ट हमारा बनाया गया है जी कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम।
कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, हमारा पहला सिद्धांत कहता है कि हमने अपने इकोसिस्टम को बेसिकली प्रोटेक्ट करके, कंजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, उसको संभाल के रखना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये हमारा पहला सिद्धांत, हमारा पहला नियम कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, इनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हमें एज इट इज लिखने पड़ेंगे। सेकंड नियम हमारा बोलता है, सेकंड सिद्धांत हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बोलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे क्या हो, पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़े, ठीक है, लेकिन डिमांड हमारी उसको कंप्लीट कर पाए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने क्या करना है, बेसिकली बैलेंस तरीके से हमने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना है ताकि आने वाले टाइम में बाकी लोगों को भी मिले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसी होगी, तब हम सस्टेन तरीके से चीजों को यूज करेंगे, बैलेंस तरीके से हमने यूज करना है। तो सेकंड हमारा सिद्धांत क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ तो इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति वो बढ़ रही है। अब हमने क्या करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी कम लगेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कम लगेंगे, हमारा पैसा भी बचेगा, इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी, साथ के साथ हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी बचा रहे तो आने वाली पीढ़ियों को भी मिल जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हमारा सेकंड सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। थर्ड हमारा प्रिंसिपल कहता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जितने भी जीव जंतु हमारे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जितनी भी वैरायटी है उनकी, वो बायोडाइवर्सिटी में आती थी। कि एनिमल्स में कितनी वेरिएशन है, शेर कितने टाइप के होते हैं, बत्तख कितने टाइप की होती है, ठीक है, वो सारी उनकी वेरिएशन है जो अभी मतलब कि रह रहे हैं हमारे संसार में है। तो हमने उसको कंजर्व करके रखना है, ये हमारा थर्ड सिद्धांत कहता है। ऐसा नहीं है कि वो लुप्त हो जाए, हम उन पे ध्यान ना दें और वो लुप्त हो जाए, ऐसे स्पेशीज को हमने बचा के रखना है जो कि कम है हमारे वहां पे। जैसे कि डायनासोर लुप्त हो गए, ऐसे ही बाकी स्पेशीज हमारे लुप्त ना हो जाए, उसको हमने कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा चौथा थर्ड सिद्धांत था। देन हमारा चौथा सिद्धांत कहता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे ताकि हमारा बेसिकली यही आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति, तो जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा, एनवायरमेंट बच जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज बच जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, वो है हो सकता है मेजर कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन कौन से कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, बेसिकली एनवायरमेंट नहीं आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कौन कौन से कंपोनेंट है, कंपोनेंट बोले तो कि कौन कौन सी चीज है जिसकी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं, सोसाइटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को बेसिकली बचा के रखना ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो हमारे तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, मेजर कंपोनेंट कौन से हुए, सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, ये तीन कंपोनेंट है। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ना है बेसिकली, ये मेजर कंपोनेंट है। तो फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर क्या आता है, सोसाइटी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ती है किसी की, आपकी या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ को जीने का तरीका, क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है, एजुकेशन के थ्रू, हमें हेल्थ अच्छी मिले, हमें ट्रेनिंग मिले, हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, हमें सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी हो हमारी, इस तरीके से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है, हमारा जीने का तरीका बढ़ सकता है। ठीक है, देन इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी के अंदर बेसिकली क्या आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज रेज्ड द लेवल ऑफ इंडिकेटर फॉर्मुलेटेड टू मेजर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ईच कंट्री रीजन वाइज बाय इंटरनेशनल एजेंसी लाइक द यूएन। तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, इक्वालिटी बढ़नी चाहिए और डाइवर्सिटी बढ़नी चाहिए। इक्वालिटी और डाइवर्सिटी कैसे बढ़ेगी, जब जो हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं ना वो अमीर होते जा रहे हैं, जितने भी गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं। तो इक्वालिटी कब आ सकती है, जब वो अमीरी और गरीबी का फर्क मिटेगा, जितने भी गरीब लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगे, उनकी ग्रोथ होगी, तब उनकी इक्वालिटी, उनको मतलब कि जीने के लिए उनकी ग्रोथ होनी जरूरी है। ठीक है, तो रिच और ज्यादा रिच ना हो,
और हो जाए, लेकिन कम से कम जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो ऊपर आ जाए, पॉवर्टी लाइन से, गरीबी रेखा रेखा के नीचे कोई लोग ना रहे, तो इक्वालिटी हमारी अचीव हो सकती है। ठीक है, तो हमारी इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी कैसे अचीव होगी, ताकि जो डिफरेंस है रिच और पुअर का वो मिटेगा तब, और वो कम मिटेगा तब हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग ऊपर आएंगे। ठीक है, गरीब लोग और ज्यादा गरीब ना हो, बल्कि थोड़े से अमीर हो जाए। देन आपका सोसाइटी डेवलपमेंट में और क्या आ सकता है, सोशल कोहेशन आ सकता है। सोशल कोहेशन क्या बोलते हैं हम इसको, कि लोगों के वेलबींग के लिए, लोगों की ग्रोथ के लिए बेसिकली काम हो। ठीक है, लोगों की ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने की, जो लोग बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। ठीक है, तो उनकी हेल्थ अच्छी हो, उन्हें फ्री में मेडिसिन उपलब्ध कराई जाए, तो सोशल कोहेशन हो सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ सकता है हमारे सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, कि जितनी भी डेमोक्रेटिक सरकारें आती है, लोकतांत्रिक सरकार आ रही है, जितनी भी गवर्नमेंट आ रही है, वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सोशल डेवलपमेंट हो सकती है, सोसाइटी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा था, मेजर कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा सोसाइटी था, सेकंड हमारा इकोनॉमी था, थर्ड हमारा एनवायरमेंटल। सोसाइटी के हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी में कैसे होती है। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी में कैसे हो सकती है। इकोनॉमी में मतलब पैसे से रिलेटेड है, ठीक है, पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो हम इसमें फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल एरा, कि जितनी भी क्लाइमेट चेंज हो रही है, जितना भी बार बार क्लाइमेट चेंज कैसे होता है बेसिकली हमारा, हम बोल सकते हैं जैसे कि बार बार कई बार होता है ना कि बारिश के वक्त पे बारिश नहीं आती है, गर्मी के वक्त पे गर्मी नहीं आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है। ठीक है, सर्दी के टाइम पे सर्दी नहीं आ रही है, लेट आ रही है, तो जिसकी वजह से क्या असर पड़ता है बेसिकली, इन सब चीजों की वजह से असर पड़ता है कि एक तो खाना टाइम पे नहीं मिलता लोगों को, क्योंकि जब फसल पकनी चाहिए थी वो पक ही नहीं पा रही है, क्राइसिस हो रहा है बहुत ज्यादा। जो स्पेसीज उस वक्त मतलब कि पनपती थी, इधर से उधर जाती थी, ट्रेवल करती थी, आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी सर्दियों में आ जाते हैं, ट्रेवल करते हैं बेसिकली पूरे इंडिया में, अलग अलग दिशा में चले जाते हैं अलग अलग टाइम पे। तो उन सब का बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल एरा में हम यही बात करते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम कम हो, और जितनी भी मतलब कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर में प्रॉब्लम आ रही है, कि वाटर टाइम पे नहीं मिल रहा है, फूड शॉर्टेज हो रहा है, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, पॉवर्टी आ रही है, जितने भी स्पेसीज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, तो वो सारे बचे। तो वो एक्सपोनेंशियल एरा हमारा फर्स्ट हमारा गोल होना चाहिए, किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी का। इकोनॉमी में कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल एरा के थ्रू, कि क्लाइमेट चेंज से हम बचेंगे, हंगर से बचेंगे, पॉवर्टी से बचेंगे, स्पेशीज जो खत्म हो रहे हैं उसको बचाएंगे। सेकंड हमारा आता है रोल ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का रोल क्या है बेसिकली, लार्ज प्राइवेट इंडस्ट्री हैव द कैपेसिटी इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, नो हाउ, फाइनेंस एंड पॉलिसी, एंड कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज लगी हुई हैं ऐसे एरिया में, इंडस्ट्री लगी हुई है जो कि पैसा नहीं कमा रही, फालतू में लगी हुई है, लॉस में जा रही है, तो हमने क्या करना चाहिए, उसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। हमें पता है कि आईटी की कंपनी जितनी भी है ना, जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो प्राइवेट इंडस्ट्री है जो आगे पहुंचा सकती है हमारे देश को। तो हमने क्या करना है, हमने उसको प्राइवेटाइजेशन करना है, प्राइवेट कंपनीज के हाथों में वो चीजें देनी है, और उनको बोलना है कि आप साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करोगे। ठीक है, सीएसआर बनाओगे। सीएसआर बेसिकली होती है कि हमारे एनवायरनमेंट को जो चीजें प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसी पॉलिसी बनाओगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए जो इंडस्ट्री लॉस में जा रही है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही है, तो इकोनॉमी को फायदा, हम उसका प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में वो चीज दे देते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू लॉस में जा रही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री जिन चीजों को नहीं चला पा रही। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, कि an economically sustainable system must be able to produce goods and services on a continuing basis to maintain manageable level of government and external debt and to avoid extreme sectoral imbalance। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में एक तो ये हमारी चीज आती है कि हम जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे अलग अलग टाइप की फसल लगाएं, ताकि हमारी लैंड को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तीसरा
कि हम कॉन्टिन्यूअस लेवल पे जी लगाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 2 महीने के भीतर हम कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, साल में सिर्फ एक ही बार हम खेती कर रहे हैं, बाकी 3 महीने हमारा जो खेत है वो खाली पड़ा है। ऐसा नहीं होना जी चाहिए। इससे क्या होता है, नुकसान होता है। अगर हम कंटिन्यूस लगाएंगे, हमारी फसल को भी फायदा होगा, फसल भी ज्यादा होगी अलग अलग टाइप की, पैसा भी ज्यादा आएगा हमारे पास, और जो हमारी जमीन है वो उपजाऊ रहेगी। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी हमने अचीव करनी है। ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इकोनॉमिक में। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है कि जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम एनवायरमेंट की कैसे कर सकते हैं। एनवायरमेंट में हमने पढ़ा है कि हमारे इकोनॉमी को, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान किस चीज से होता है, कि बहुत सारी एनर्जी ऐसी होती है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ती है, जैसे कि फ्रिज है, कूलर है। ठीक है, फ्रिज फ्रिज है, एसी है, ठीक है, कूलर नहीं है, जी वॉशिंग मशीन है, जितनी भी ये चीजें होती है ना, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, सीएफसी निकलता है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस बनाता है और हमारी ओजोन लेयर में छेद करता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो हमने उसको रोकना है एक तो। ठीक है, जितना भी कोल, जी पेट्रोल और नेचुरल गैस जल रही है उसको रोकना है, कि वो कम से कम मतलब कि जले। ठीक है, तो उसको हम रोक सकते हैं। जी इस तरीके से हमने अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का कम से कम उपयोग करना है, ऐसी चीजें जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस बनती है, ताकि हमें ग्लोबल वार्मिंग से देश बचाए। ठीक है, सेकंड, हमने ऐसी एनर्जी जी का यूज करना है जो कि रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल कौन सी थी, जो कि कभी ना खत्म होने वाली है। ठीक है, बायोमास और एनर्जी, जी बायोमास में सनलाइट वगैरह आ जाएगी, सनलाइट, वाटर। ठीक है, और हमारी क्या आ जाएगी इसके जी अंदर, विंड, जो कभी ना खत्म होने वाली है। देन हमने क्या करना है, बेसिकली अपना जो अनसस्टेन पैटर्न है कंजप्शन का, उसको चेंज करना है। अनसस्टेन का मतलब क्या है, जो हम वेस्टेज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं चीजों का, वो कम से कम करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन को मिल सके। ठीक है, हमने सूझबूझ के साथ जी उपयोग करना है खाने को, लिमिटेड यूज कर। देन हमारा लास्ट है मूविंग टूवर्ड्स क्लीनर प्रोडक्शन, इको एफिशिएंसी। अब हमने क्या करना है, इको फ्रेंडली चीजों का यूज करना है ज्यादा से ज्यादा, वैसी चीजों का नहीं करना जो पॉल्यूशन फैलाता है। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसी चीजों का उपयोग हमने नहीं करना। ठीक है, जी तो ये बेसिकली आपका रिवीजन था, इसको अच्छे से कर लेना। इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। रिकॉर्डिंग खुल रही है आपके उसमें सिस्टम में? हाँ मैम खुल रही है, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये वाला हाँ क्वेश्चन आ सकते हैं सारे, हाँ मैम इसलिए मैंने आपको दोबारा करवाया है। ठीक है, ये आ सकते हैं, ये वाले हाँ दोबारा कर हाँ लेना। मैम ठीक है, जितनी भी अभी क्लासेस हाँ हुई हैं हाँ पिछली 2-3 जो भी हुई हैं, उसमें मतलब कि ये वाले हाँ जरूरी है, ये वाले क्वेश्चन, तो ये वाले कर लेना बस। ठीक है, उनमें से हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं हाँ नेक्स्ट ठीक है मतलब कि नया टॉपिक करवाऊंगी इसी का हमारे एक जी बेसिकली एक चैप्टर बचा हुआ है फर्स्ट वाली ब्लॉक का, फर्स्ट वाली बुक का, वो करवा दूंगी, फिर हमारी पहली बुक खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जी खत्म हो जाएगी जी ये मैम वाली एक बुक। बाकी 3 बची हुई है, उसको हम फटाफट लेके चलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लग गया, हमें 3 क्लास लग गई इसमें। ठीक है, बाकी ब्लॉक में जी इतनी टाइम नहीं लगेगा, उसमें जी फटाफट होगा। इसमें सब कुछ एक जैसा ही था, इसलिए जी थोड़ा मैम सा टाइम लग रहा था कि समझने में, थोड़ा सा टॉपिक समझ में आ जाए, बुक समझ में आए, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको भेज देती हूँ, साथ में एक जी जी मैम रिसर्च की आपने कर ली पहले वाली जो मैंने भेजी थी अभी तक? नहीं मैम अभी नहीं की है, ठीक है, जब हो जाए तब मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट भेज दूंगी। ठीक है, हाँ मैम ठीक है, इसकी मैं आपको सेंड कर देती हूँ। क्लियर है ना जो भी करवाया है? हाँ मैम ठीक है, मैं आपको, मैम अगर कुछ रह हाँ गया हाँ, मैं आपको पूछूंगी बाद में हाँ हाँ, आप पूछ लेना, कोई देख दिक्कत। करके ठीक है, हाँ हाँ, हाँ मैं मैम सेंड कर देती हूँ आपको।